चलो शुरू करते हैं हम लोग। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। मैंने पिछले दिन आप लोग को बताया था कि फॉर्मेट क्या है मार्किंग का, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताया था मैंने। वैसे तुम लोग के 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है और 2 मार्क्स का एमसीक्यू एसएक्यू। लेकिन ये ध्यान रखना कि 6 नंबर में क्वेश्चन अच्छा पूछ ले रहा है। 24 का जो क्वेश्चन है सारा ट्रीटमेंट कवर कर लिया था, छोटा ही क्वेश्चन पूछा था बट ट्रीटमेंट सारा कवर्ड था। ठीक है, तो 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू एसएक्यू। सबसे सस्ता ये है, यानी सबसे चीपर, इजी टू स्कोर। अगर ये तुम 8 नंबर त्याग देते हो तो समझ लो तुम्हारा मार्क्स कहीं उछाने वाला है नहीं। यहां पर हार्डवर्क नहीं है। आज के 3 घंटे में आपको 8 नंबर मिल जाएगा, इसके बियॉन्ड आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सीएफए से तुमको थोड़ा मेहनत कराएगा, और सबसे ज्यादा मेहनत करा रहा है तुम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, जिसमें एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, गुडविल है। वो वाला पोर्शन तुमको ज्यादा मेहनत करा रहा है, क्योंकि 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, और 3 मार्क्स का तुम लोग के एमसीक्यू एसएक्यू आ रहा है, टोटल 15 मार्क्स का। तो मेहनत ज्यादा करा रहा है, रिवार्ड वैसा नहीं है। इसमें मेहनत बहुत कम करा, रिवार्ड बहुत अच्छा है। मतलब उसका 10% मेहनत करके ये पूरा मार्क्स पा सकते हो। तो समझ में आ रहा है मेरा बात? चलो हम शुरू करें डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या हो बेटा? बातें नहीं, दुकान को बंद करना। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब प्रैक्टिकली हमको दुकान को बंद करना। अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वो क्या करना? अकाउंट को बंद करना, अकाउंटिंग को बंद कर देना। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। लिखो आप लोग, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स क्लोजर ऑफ फॉर्म। अब फिजिकली हम दुकान को बंद करेंगे, बट यहां पर मेरा मेन पर्पस क्या होगा? फॉर अकाउंटिंग पर्पस टू क्लोज ऑल द अकाउंट्स। सारा अकाउंट को क्लोज करना, ये हमारा मकसद है। किसके अंदर? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर। क्या क्लोज कर सकते हो, सोचो एक बार। क्या एक्सपेंस को क्लोज करना हो कि क्लोज डी है? क्लोज डी। आपके पास क्या दिया रहेगा बताओ? साल के अंत में क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बताओ बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज होता है और एसेट्स होता है। एग्री करते हो? यानी हमको किसका खाता बंद करना है? एसेट्स का खाता बंद करना और लायबिलिटी का। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा कि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम उसको बंद कर देना। तो मेरे साथ एक बार बैलेंस शीट लिख लेना, तो उससे हम लोग सारे एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं सारे एसेट्स के नाम नहीं लिख रहा हूं, फिक्स एसेट्स का मतलब आप समझ जाओगे। ठीक है, फिक्स एसेट्स का मतलब आप समझ जाओगे। करेंट एसेट्स के अंदर कुछ नाम मैं लिख देता हूं। स्टॉक, डेटर्स, लेस पीबीडीडी। कैश, बैंक। मान लो पार्टनर ए इज करेंट अकाउंट, ये दिया हुआ है। कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारी चीज ही कवर कर लूं इसके अंदर से। ए इज करेंट अकाउंट, और सपोज करो पीएल डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके बियॉन्ड और कुछ होता है? एक और लिख लो, इन्वेस्टमेंट भी लिख लो। इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं लिखा। ये मान लो मेरा बैलेंस शीट है। ठीक है, लायबिलिटी साइड में 3 पार्टनर है, सपोज कैपिटल, ए बी एंड सी।
किसका करेंट अकाउंट दिया है? बी का, ए का दिया है, बीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। और कुछ छूट रहा है इंफॉर्मेशन? सारे इंफॉर्मेशन ले लिए मेरे हिसाब से। ये बैलेंस शीट हमारे क्या हो गए? एग्री हो गए। सपोज करो, लिख लिए क्या सब लोग पहले? फिर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को टच करते जाएंगे। मैं इस प्रकार से करा रहा हूं कि सारे सम्स का एक मिक्स एक ही के अंदर मिल जाए। लिख लिए? हाँ लिख लो पहले। क्या कोई आइटम और छूट रहा है तुम लोग के हिसाब से बैलेंस शीट में? कोई ऐसा आइटम? गुडविल, गुडविल भी ले लेते हैं। अच्छा, लोन फ्रॉम पार्टनर का अभी नहीं करा दूं क्या साथ में? लोन फ्रॉम अलग से कराऊंगा तुम, ये करा दो लोन साथ में। चलो करा ही देता हूं लोन। लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम बीज वाइफ, ठीक है? बीज वाइफ भी हो गया। एक और कर ही लो फिर, जब इतना ही तुम लोग चाह रहे हो तो सब कुछ मैं डाल ही दे रहा हूं इसमें। लोन टू सी, और कुछ बच रहा है? इन्वेस्टमेंट स्टॉक डिटर, गुडविल ले लिया मैंने। हाँ, इंटेंजिबल भी आ गया, ठीक है। चलो हो गया। और कुछ लेने लायक तुम लोग बोलेगा तो बोलो, ले लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स और ले ले, कॉपीराइट ले लो, इतना काफी है मेरे हिसाब से। सारा चीज कवर्ड हो गया, हर तरह का रिजर्व भी आ गया, जनरल रिजर्व, WMCR, IFR, सारा ट्रीटमेंट मैंने कवर अप कर दिया। साथ में बोलते जाएंगे इसके अंदर। लिख लियो सब लोग पूरा? लिख लियो ना सब लोग? हाँ लिख लो फटाफट, लिख। दिशा लिख ली तुम सारा? पूरा बैलेंस शीट उतार ले। तो फोटो ही खींच लो फिर। एक मिनट इसको करता हूँ। अब खींच लो फोटो, पूरा ही आ जाएगा, है ना? ठीक है, चलो मैं शुरू होता हूं। अब सुनो बेटा ध्यान से, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको। सबसे पहला टारगेट ये है कि हमको सारे अकाउंट को बंद करना है। अब एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, तो बंद करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, बंद करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, अब हम लोग करते क्या, सबको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। लिखो आप लोग, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों ट्रांसफर करते हैं वो जानो। सारे एसेट्स को इसलिए ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमको बाकी अकाउंट से कोई लेना देना ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूं तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू इन्वेस्टमेंट।
लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दूं तो क्या एंट्री होगा? बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का नाम मैंने क्या रख दिया? रियलाइजेशन। तो इससे सुविधा क्या है, सारे संपत्ति को एक साथ रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जो भी पैसा मिलता है या पेड करते हैं सबको किस सेट करते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट से। अब जैसे मान लो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हम लोग रियलाइजेशन के बैग में डाल देते हैं। किसके बैग में डाल देते हैं बोलो बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट के बैग में डाल देते हैं। अब जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में घुसता है इन्वेस्टमेंट या कोई भी फिक्स एसेट्स, उसका नाम अब क्या हो जाता है? रियलाइजेशन हो जाता है। तो हम बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू रियलाइजेशन। इसी तरह जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको भी इसी बॉक्स में डाल देते हैं, तो इनका भी नाम क्या हो गया? रियलाइजेशन। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन टू बैंक। उसका अकाउंट को डेबिट करके नहीं करते हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, लेकिन तुम लोग गाइडलाइंस में क्लियरली है कि आप रियलाइजेशन में सबको ट्रांसफर कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे सुविधा ये होता है कि अब जो भी पैसा रियलाइज होता है हम पेड करते हैं, रियलाइजेशन के थ्रू कर देते हैं। यही पर्पस है। तो हम सारे एसेट और लायबिलिटी को क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आपको ये जानना होगा कि भाई इसमें से एसेट्स कौन है? फिक्स एसेट्स तो एसेट है, गुडविल भी है, स्टॉक, डेटर, सब एसेट्स है, राइट ना? ये करंट अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये जो तुम्हारा पीएल का डेबिट बैलेंस है ये एसेट्स नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है? तुम्हारा लॉस। तो ये रियलाइजेशन के थ्रू नहीं होगा। रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर होता है? जिसके बदले में या तो कुछ पैसा मिले या कुछ पैसा हमको पेड करना पड़े। तो पीएल के लिए ना तो पैसा मिलना है ना मुझे पैसा देना है, तो सीधा कैपिटल से एडजस्ट होगा। अच्छा, ये जो कैश और बैंक है ये भी तो रियलाइज नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कैश और बैंक बिकेगा, है ना? तो कैश और बैंक को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। लायबिलिटी साइड में भी देखो, ये रिजर्व एंड सरप्लस ये ना बिकेगा ना हमको पेमेंट करना किसी को, ये मेरा ही अर्निंग है। तो ये भी किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे हम लोग? कैपिटल के थ्रू। बाकी सारे एसेट और लायबिलिटी को किसके थ्रू करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या बोला? ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहला हम लोग ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। अब बताओ तुम लोग एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में इंक्लूडिंग गुडविल भी है। क्या करंट एसेट्स भी करोगे? स्टॉक करोगे, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करोगे, डेटर को भी क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब ये जान लेना बेटा, मैंने जानबूझ के यहां पर डेटर लेस पीबीडी लिखा है। ध्यान देना बेटा, डेटर एक अलग अकाउंट है, पीबीडीडी एक अलग अकाउंट है। एक्चुअल में पीबीडीडी क्या बेटा? लायबिलिटी है। सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए पीबीडीडी को हम घटा के रखें, इसलिए लायबिलिटी के रूप में क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या होगा? पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक तो क्लोज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। हाँ, एक का जो करंट अकाउंट है इसका क्या करेंगे? ध्यान देना बेटा, करंट अकाउंट का पर्पस ये था कि हमको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना था। अब तो फॉर्म बंद होने वाला है। फॉर्म क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। तो हम करंट अकाउंट रख के क्या करेंगे? तो उस करंट अकाउंट को भी क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब रह गया पीएल का डेबिट बैलेंस। सोचो, क्या पीएल डेबिट को बेचने से कुछ मिलने वाला है? नहीं, वो मेरा क्या है? लॉस है। कौन लेगा? हम ही को लेना होगा। तो सीधा क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन से क्लोज करेंगे, क्योंकि बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। लोन टू सी के बारे में बात करना है, वो अभी हम बात करेंगे। अब लोन टू सी का मतलब, मैंने पार्टनर को लोन दिया है, तो जब भी किसी पार्टनर को लोन देते हो उसका ट्रीटमेंट हम लोग को सेपरेटली करना है। ठीक है, उसको रियलाइजेशन के थ्रू नहीं करना है। कोई भी लोन हो, चाहे लोन पार्टनर से मिला हो या हम लोन पार्टनर को दिए हो, उसका ट्रीटमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लिखो, प्रेफरेंसेस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिखाऊंगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और पेमेंट। बताओ कैसे? सबसे पहले किसको देना चाहिए? आउटसाइडर को। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स के लोन को। अगर बच गया तो पार्टनर्स के कैपिटल को, और लास्ट में अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो फिर अपोर्शन होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। लॉस भी अपोर्शन होता है पार्टनर्स के बीच में। अब ध्यान से देखना, तब यहां आप तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा। रियलाइजेशन किसके लिए बनता है बेटा? आउटसाइडर के लिए। क्योंकि अगर हम रियलाइजेशन में डाल दिए, अगर पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले पेमेंट करना है, जो कि अलाउड
नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है, पहले किसको पे करो, आउटसाइडर को, फिर पार्टनर्स लोन को। तो हम पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन में इसलिए ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि हो सकता है हम पेमेंट कर दें, इसलिए बेटर है कि हम लोन का जो पार्टनर्स का ट्रीटमेंट है उसको हम रियलाइजेशन के थ्रू करते ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। यानी जो ए से लोन मिला इसका ट्रीटमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सेकेंड प्रेफरेंस है। पहला प्रेफरेंस किसको है, सेकेंड प्रेफरेंस पार्टनर्स, थर्ड प्रेफरेंस कैपिटल, फोर्थ प्रेफरेंस जो होगा प्रॉफिट या जो भी एडजस्टमेंट्स होगा या लॉस वगैरह जो भी होगा, प्रॉफिट लॉस जो है तुम्हारा वो 1% होगा। अब जो लोन फ्रॉम बीच वाइफ है यानी पार्टनर की पत्नी है, ये पार्टनर नहीं है, ये कोई गैर ही है, इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन में क्या आता है, ओनली आउटसाइडर, घर वाले लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। क्लियर है ना, कौन आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, आउटसाइडर। यस, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो मेहमान है बेटा, यहां पर कौन बैठेगा, सारे आउटसाइडर। ठीक है ना, यानी कि अगर मान लो राज की शादी हो रही है और उसके पार्टी में लोगों को बुलाया गया है, अपने घर में तुम लोग को नहीं बैठाएगा, मतलब आउटसाइडर को नहीं बैठाएगा। आउटसाइडर के लिए एक अलग रूम होगा और उसका अपना रूम अलग होगा, वो अपने रूम में तुम लोग को नहीं बैठाएगा। अगला क्लियर हो गया ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक अलग रूम बन गया जिसमें किसका स्वागत है, किसका स्वागत है, आउटसाइडर का। घर में सिर्फ अपने लोगों का स्वागत है, बाहर वालों किसी, अपना परिवार छोड़ के किसी का नहीं, यानी मम्मी पापा भाई बहन एंड जो है ना। हाँ चलो आ जाओ बेटा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन आएगा बेटा, घर का कोई मेंबर नहीं, बाहर ही। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कौन गैर है कौन अपना है। अब बताओ बेटा, पीएल का क्रेडिट बैलेंस कौन है, गैर है कि अपना है, अपना है, अपना रसगुल्ला खरीद के लाए खाना है। जनरल रिजर्व किसका है, अपना है। और क्रेडिटर किसका है, बाहरी कोई है। लोन किसका है, बाहरी कोई है ना। पार्टनर का लोन घर का है और पार्टनर की पत्नी का लोन बाहर का है। हाँ, फर्म के लिए बाहर करते हैं हम लोग। राज समझ गया था, चलो आ जाओ पॉइंट पे। क्लियर हो गया बेटा। हाँ बेटा, तो हम सारे एसेट्स को अब क्या करना शुरू करते हैं, क्लोज करते हैं। और लिखो नंबर 1, क्लोज द एसेट्स। टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अब सारे ऊपर से एसेट्स के नाम बताते जाओ। फिक्स एसेट्स को क्लोज करें ना बेटा, बोलो। मैं इंक्लूडिंग गुडविल लिख दे रहा हूं, इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। अच्छा, करेंट एसेट्स में हमने क्या क्या लिया बेटा, स्टॉक और डेटर। तो याद रखना बेटा, स्टॉक लेंगे, डेटर फुल अमाउंट से लेंगे बेटा, यानी पीबीडीडी को घटाकर नहीं लेंगे, दैट इज इंक्लूडिंग पीबीडीडी। यानी हम ग्रॉस अमाउंट लेंगे डेटर का, क्योंकि पीबीडीडी इज ए लायबिलिटी, डिडक्ट किया जाता है ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। और कोई एसेट्स है ऊपर में देख के बताओ तो बेटा। कैश एंड बैंक आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रियलाइज्ड है। अच्छा, ए का करेंट अकाउंट नहीं, कैपिटल से एडजस्ट होगा जिसकी बात करेंगे। पीएल का डेबिट बैलेंस ये तो अपना ही है, अपना ही नुकसान हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स क्लोज होगा, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अब एक एक करके चेक करते जाओ कि हम किसको किसको बंद कर चुके हैं। यहां देखो, क्या फिक्स एसेट्स बंद हो गया, स्टॉक बंद हो गया, डेटर बंद हो गया। कैश एंड बैंक हमको बंद नहीं करना है, लेकिन अकाउंट तो खोलना होगा। बैलेंस शीट के सारे आइटम को क्या कर देना बेटा, हमको खाली कर देना है। तो चलो मैं कैश एंड बैंक का भी ट्रीटमेंट संग संग ही बता रहा हूं। नोट लिखो आप लोग, बीच बीच में नोट लिखाता रहूंगा, नोट लिखते रहना। ट्रीटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक, मैं जैसे जैसे एंट्रीज आ रहा मैं लिखाता जा रहा हूं, उसी हिसाब से लिखो। ट्रीटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक क्या करेंगे, ओपन आइदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, दोनों अकाउंट नहीं खोलोगे। अधिकतर केस में या तो कैश दिया रहेगा या बैंक दिया रहेगा। अगर कैश और बैंक दोनों दिया हुआ हो तो क्या करोगे, अगर कैश अकाउंट खोलोगे तो बैंक से पैसा निकाल लेना, और बैंक अकाउंट खोलोगे तो कैश को जमा कर लेना।
मेरा सजेशन होगा कि बैंक अकाउंट खोलना और कैश को क्या कर देना, जमा कर देना। तो यहां लिखो नोट में इसका, डू नॉट ओपन बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट। if you are opening bank account, deposit the balance of cash into bank। ठीक है ना, क्या करोगे, बैंक अकाउंट बना लोगे। क्या लिखोगे बैंक अकाउंट में, जल्दी बोलो, टू बैलेंस बीडी, सही है, जल्दी बोलो। और अगर जमा कर रहे हो बैंक में कैश तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी आगे बात बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैश या बैंक का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कोई, हाँ, एक ही अकाउंट खोलोगे, मतलब नहीं, यूजलेस है ना, आखिर तो खाता बंद ही करना है हमको। बैंक में भी जो पैसा हो क्या करेंगे, घर लेके जाएंगे, तो बिना मतलब दो अकाउंट क्यों खोलेंगे, क्यों। रीजन ये है ना कि नेचर पता नहीं चलता हम लोग को कि जो हम बेचे हैं कैश में बेचे हैं कि बैंक से बेचे हैं। इससे बेटर कोई एक ही मान ले। जैसे वहां लिखा रहता मशीन बेचा, चेक से बेचा, कैश में बेचा, कैसे मालूम करोगे, कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। यानी या तो कैश रखोगे या बैंक रखोगे, मुद्दा खत्म। रहा बात रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर क्यों होगा, ये तो ऑलरेडी रियलाइज है, तो रियलाइज क्यों करना। ये जैसे मोबाइल मेरे को बेचना है, ये रियलाइजेशन होगा, उसका रियलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने यहां से कैश एंड बैंक को कंप्लीट कर लिया। अब आते बेटा करेंट अकाउंट, लिखो नोट, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 मैं ऐसा लिखा दे रहा हूं कि आप बस इसको देखोगे, सारे ट्रीटमेंट एक साथ कवर्ड हो जाएंगे। नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ट्रीटमेंट्स ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, लिखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट maintained for fixed capital method, but in case of dissolution of firm, but in case of dissolution of firm, it is irrelevant। क्यों irrelevant है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्लोज ही करना है। therefore transfer partners current account, therefore transfer partners current account to partners capital account, ठीक है। इसलिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो समझते रहना है कि आखिर हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का मकसद ये था कि हम ये जाने कि मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ, और करेंट अकाउंट मेरा अर्निंग को दिखाता था। अब अल्टीमेटली हमको खाते बंद करने, तो हम अलग अलग जान के क्या करने, लेके तो पैसा जाना घर ही ना, तो इसलिए हम करेंट अकाउंट को सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। जर्नल एंट्री क्या पास करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस हुआ, कौन सा बैलेंस हुआ बोलो बेटा, डेबिट। और क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्या करोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। यानी हमारे केस में बोलो किसका डेबिट होगा और किसका क्रेडिट होगा। यहां देखो बेटा करेंट अकाउंट किसका दिया हुआ है, बी का करेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो एंट्री क्या करोगे, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच करेंट अकाउंट। हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ, यानी यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर कौन हो जाएगा,
बी इज कैपिटल, यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, बी इज करेंट अकाउंट, क्योंकि कौन सा बैलेंस, बी एक ए है, एसेट साइड में क्या है, एसेट साइड में हाँ ए है, सॉरी, तो ए लिखना, फिर एसेट साइड में अगर ए है तो ए लिखना है, क्लियर हो गया ना, एसेट साइड में ए है तो ए लिखना आप लोग को, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज ए इज करेंट अकाउंट। और लाइबिलिटी साइड में क्या देखो, तो बी और सी है, तो बी और सी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बी एंड सी का डेबिट करेंगे करेंट अकाउंट, और बी एंड सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कुल मिला के एक लाइन में बोलूं, सीधा सीधा पार्टनर्स करेंट अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि जो इसका मोटिव था अलग अलग खोलने का वो बस इतना था कि पूरे लाइफ में कितना कैपिटल लाए थे और कितना अर्निंग किए थे, अब हमको जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पैसा सारा क्या करना है, वापस कर देना है, तो हम क्यों उसके लिए दिमाग लगाएं, इसलिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट आ जाओ, इसके बाद आते हम लोग पीएल का डेबिट बैलेंस। पीएल का डेबिट में सोचो बेटा, ये एसेट साइड में दिखाया गया, क्या इससे कुछ मिलने वाला है, ये मेरा ही नुकसान है, मेरे ही घर के लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, झेलना पड़ता है ना, नुकसान पहुंचाया मतलब क्या, थोड़ा डांट डांट दिया या कुछ परेशान करते, मेंटली डिस्टर्ब होते हो कि नहीं, बड़ा ज्यादा एनर्जी लॉस होता है उस केस में, 2-2 दिन तक टेंशन रहता है, राइट। तो ये जो एनर्जी लॉस होगा किसका होगा, दूसरे का, क्या अपना, अपना, तो किससे एडजस्ट करोगे, अपने आप से एडजस्ट करोगे, यानी क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ लिखो, नोट नंबर 3, और एक्यूमुलेटेड लॉस, एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इस केस में पीएल दिया हुआ इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दे रहा हूं, ये नोट नंबर 3। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, लॉस मेरा है, इसकी कोई रियलाइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अब बताओ बेटा, क्या मैंने एसेट्स के सारे आइटम ले लिए, कुछ बाकी है, अभी एक आइटम बाकी है, इन्वेस्टमेंट ले लिया ना बेटा, हाँ, लोन टू सी नहीं लिया। लोन टू सी का क्या ट्रीटमेंट, लोन टू सी मतलब मैंने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टनर को लोन दिया, तो इसका ट्रीटमेंट हमको रियलाइजेशन से नहीं करना है, सेपरेटली करना है। आओ लिखते हैं हम लोग, नोट नंबर 4, और ना, ट्रीटमेंट ऑफ लोन टू पार्टनर। अब ध्यान देना बेटा, मैंने लोन दिया है किसको, पार्टनर को, मैं अगर फर्म हूं और मैंने लोन दिया है पार्टनर को, तो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अब ध्यान से देखना, पहले समझ लेते हैं फिर एंट्री कर लेते हैं। लोन टू पार्टनर, तो आप प्रैक्टिकली देखना, तो बेटा लोन टू राज, राज मान लो पार्टनर है फर्म का, और इसको मैंने 20,000 का लोन दिया है, इसका मतलब मैं राज से 20,000 रुपया लूंगा ना, और राज का जो कैपिटल है बेटा वो नेट एडजस्ट करने के बाद 2 लाख का है, एडजस्टेड राज कैपिटल इज रुपीज हाउ मच, 2 लाख। तो छोड़ देगा कि घर लेके जाएगा, तुमको देना कितना है, 2 लाख, देना कितना कैपिटल के लिए, 2 लाख, और लेना कितना है, तो क्या मैं उसे 20,000 मांगने जाऊं या सीधा काट दूं, लॉजिकल यही है ना, तो जबरदस्ती का कोई करे बकवास है, लॉजिकल यही है कि हम सीधा सीधा एडजस्ट कर दे, भाई पैसा मेरे हाथ में, तुमसे काहे मांगने जाए, जैसे तुम मेरे से मांगने आए थे पैसा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। अगर मान लो मेरा पहले ही से 10,000 रुपये जमा होता तो तुम मेरे से मांगने आते, फोन करते, सर हमको दे दीजिएगा, नहीं नहीं ना, नहीं, क्या करते, सर 10,000 माइनस दिस वन, नो दिस इज योर रिमेनिंग अमाउंट, राइट, यही प्रैक्टिकली करते हैं, तो क्यों ही दिमाग लगाएं, तो क्या किए हम लोग बताओ तो बेटा, लोन का कौन सा बैलेंस है इस केस में, डेबिट बैलेंस है, कैपिटल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल भी खत्म होगा, लोन भी खत्म होगा, तो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, लोन का कौन सा बैलेंस है इस केस में, डेबिट, क्लोज करने के लिए क्या करो, क्रेडिट। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, लॉजिकली यही करेक्ट है भी, और यही करते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ कि जैसे मान लो हमको तुमको 6,000 रुपया देना है और तुमसे हमको 10,000 हमको लेना है,
तो क्या ऐसा हुआ कि नहीं नहीं पहले तो सर 6,000 दे दीजिए फिर हम आपको 10,000 देते, ऐसा किए? सवाल ही नहीं है, वो फालतू टाइम पास करेंगे। क्लियर हो गया? आओ लिखो आप लोग। फर्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन। adjusted against partners capital account। बताओ जर्नेंट क्या पास करोगे? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं क्योंकि कई बच्चों को लेजर में ज्यादा अच्छा लगता है। यानी अगर राज का कैपिटल अकाउंट है और इसकी ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट होने के बाद सपोज करो 2 लाख रुपए की है, ठीक है? अब हमको देना कितना है? पूरा 2 लाख रुपए वापस करना, लेकिन हमने लोन दिया था मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा? टू राज लोन कितने रुपए? 20,000। यानी अब मैं रिमेनिंग पैसा 1,80,000 रुपया राज को पे कर दूंगा। क्या लॉजिकल लगा? तो क्या मैंने एसेट्स के सारे आइटम कवर कर लिए, कोई बाकी है? सारे आइटम कवर कर लिए, ठीक है? क्लियर हो गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में अगर आओगे तो सबसे पहला आइटम क्या दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट, है ना? तो कैपिटल अकाउंट तो बंद होगा नहीं, वो तो साल के अंत में जाकर के जब खत्म हो जाएगा, फॉर्म पूरा डिजोल्व हो जाएगा तो पैसा घर लेके जाएंगे। तो कैपिटल का क्या करेंगे? अकाउंट खोल लेंगे। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी। हाँ लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट नंबर 5, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एबीसी पार्टनर था ना बेटा? तो बाई बैलेंस बीडी लिख करके छोड़ देंगे। क्या बैलेंस शीट के हम पूरे एसेट्स का यूज कर लिए थे क्या? लायबिलिटी में सभी क्या लिए? सिर्फ कैपिटल, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा अब आ जाओ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दूसरा अमाउंट क्या दिया है? दूसरा दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आओ लिखो बाई जनरल रिजर्व। बेटा ये वन शॉट का भी काम नहीं कर रहा आप लोग के लिए? बताओ कर रहा कि नहीं कर रहा है? वन सेट फुल दे रहा हूं और साथ में वन शॉट भी कर रहा है। बाई जनरल रिजर्व, जनरल एंट्री क्या हो गया? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधा सीधा बांट देंगे जनरल। अब आते हैं बेटा नीचे जो ट्रीटमेंट दिया है WMCR और कौन सा IFR, ये कौन सा रिजर्व? स्पेसिफिक रिजर्व है। और नोट में लिखो, नोट नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व समझते हो ना बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व समझते हो? ऐसा रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है उसी को स्पेसिफिक रिजर्व होता है ना? स्पेसिफिक रिजर्व is created for a specific purpose। A specific reserve is created for, जल्दी बोलो, specific purpose। तो सबसे पहला केस नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ WMCR, उसका A नंबर, इफ नो एडजस्टमेंट गिवन,
मतलब इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। WMCR समझते हो ना बेटा? यानी अगर मेरे यहाँ काम करते करते किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट हो गया, लेबर का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बदले में मैं उसको कंपेंसेशन देता हूं, तो उसके लिए मैं रिजर्व बना के रखता हूं। लेकिन भगवान का शुक्र था कि किसी को कोई इंजरी हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? सारा WMCR का पैसा किसके अकाउंट में रह जाएगा? हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? WMCR अकाउंट डेबिट, WMCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग पास कर लेंगे। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर बोला है यानी कि बैलेंस शीट में WMCR दिया हुआ है 50,000 रुपए का, और नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में वर्कमेंस कंपेंसेशन क्लेम ₹30,000, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या दिया वो बोलो बेटा? 50,000 का रिजर्व है बैलेंस शीट में, और WMCC मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना है बेटा? 30,000। तो क्या करोगे? ये जो WMCR 50,000 का है, इसमें से 30,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? और जो रिमेनिंग बचेगा पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। और लिख लेते हैं, यानी एंट्री पास करेंगे इसके लिए। पहला WMCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया? 30,000। क्यों? क्योंकि जो WMCR बनाए थे वो किस लिए बनाए थे? वर्कमैन को कंपेंसेशन पे करने के लिए, हाँ या ना? अब मैंने बनाया तो था 50,000 का, जिसमें से 30,000 क्लेम को पे करने में लग जाएगा, तो उसको यूज कर लेना है। तो हम WMCR, एक तरह से WMCR मेरा रिजर्व नहीं है, बल्कि वो मेरा लायबिलिटी है। यानी हमने इसको दो नजर से देखा, WMCR को दो नजर से देखा। एक नजर लायबिलिटी के रूप में देखा, और दूसरी नजर रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में देखा। अगर ये लायबिलिटी के रूप में देखूंगा तो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी कितने का बेटा? 30,000 का। रिजर्व कितने का? 20,000 का। कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो WMCR को क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी नोट डाउन कर दिया गया है, तो फिर वो आप पैसा नहीं रख सकते। जैसे राज आपको 1,000 रुपया पापा ने दिया, बेटा ये सामान लेते आना, तो भैया आपका पैसा थोड़ी है। नहीं, 1,000 रुपये पापा ने बोला था, अगर बच गया तो तेरा, फिर तो खुशी हो गए। तो बार्गेनिंग कर करके जो सामान 900 मिलना चाहिए 700 में लेकर आ गए, तो क्या होगा? 700 की लायबिलिटी है, यानी जो पैसा मिला आपके काम का नहीं, 300 रुपया आपका है। तो यानी कि 700 आपकी लायबिलिटी और बाकी 300 की क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो वही ट्रीटमेंट करेंगे। क्या किए? अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तुम लोग? नहीं नहीं, नहीं, ये लोग 15 मिनट में नहीं मानता। जानते हो कैसे मानता है? ठीक है, तुम आ रहे हैं, हाँ अब तब मानता है। तुमने 15 मिनट मनाएगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, हम आ रहे हैं बगल में कुछ। हाँ हाँ हाँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो क्या कर लिए बोले बेटा? बैंक, क्योंकि पेमेंट भी तो करना होगा, खाली लायबिलिटी स्वीकार करने से तो नहीं होगा। और जो रिमेनिंग बचा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी जो रिमेनिंग 20,000 बचेगा, क्या करोगे बोलो बेटा? पार्टनर्स के बीच में उनके PSR में बांट दोगे। क्लियर हो गया WMCR का ट्रीटमेंट अभी तक? बोलो हाँ या ना? यस। हाँ, लिख लो फटाफट। तो जो WMCR था उसके कुछ पोर्शन लायबिलिटी बन गए और कुछ पोर्शन क्या हो गए? रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ नहीं हो लायबिलिटी तो पूरा का पूरा ही रिजर्व एंड सरप्लस की तरह ट्रीट करेंगे। एक और कर लो, ये केस नंबर B कर लियो, C कर लो आप। अगर बैलेंस शीट में WMCR दिया है
WMCR दिया हुआ है 30,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया बेटा वर्कमेंस कंपेंसेशन क्लेम 40,000 का। बोलो तो बेटा क्या करोगे? अब मेरे पास WMCR 30,000 का है, अब मैंने राज को दिया 5,000 रुपया, उल्टा लग गया 6,000 रुपया, है ना। सोचा था बार्गेनिंग करके बचा लेंगे, तो 5 की जगह 6 लग गया, तब क्या होगा? 1,000 वापस आके मांगना पड़ेगा ना मेरे से, यानी WMCR तो पूरा ट्रांसफर होगा, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे? पूरा 40,000 रुपया इस केस में। आ जाओ, तो पहला WMCR को क्या करोगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। WMCR अकाउंट डेबिट, WMCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। WMCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बोलो बेटा कितना? बोलो जल्दी से। 30,000 रुपया। अब जब पेमेंट करोगे तो क्या पास करो बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो बेटा, बैंक अकाउंट। कितना पेड करोगे? 40,000, क्योंकि लायबिलिटी तो मेरा कितना है? 40,000 है, तो पे तो हमको कितना करना पड़ेगा? 40,000। व्यवस्था 30 का था, पेमेंट तो हमको कितना करना था? 40,000। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो देखो मैंने WMCR के ट्रीटमेंट कवर कर दी स्पेसिफिक रिजर्व में से। अब एक और स्पेसिफिक रिजर्व कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ बोलो बेटा, कौन सा पार्टनर से? नहीं समझा लेते ना, ठीक है, तुम्हारा सवाल का जवाब देते। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, लायबिलिटी कितना क्लोज किए बताओ? बाई WMCR कितना किए बेटा बताना तो? 30,000 ना बेटा। लायबिलिटी स्वीकार कितना किए थे? 30,000। ध्यान से देखना, समझना तो क्लियर हो जाए, कुछ है नहीं यहाँ, इसी है, एक एक करके पहले समझना। यानी मेरी लायबिलिटी 30 है ना बेटा, चुकाना कितना पड़ा? 40। यानी अब टू बैंक कितना करोगे? तो ऑटोमेटिक 10,000 का लॉस हो जाएगा ना बेटा। डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो तो लॉस दिखाता है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड कम हो तो क्या हो गया? प्रॉफिट दिखाता है। तो हमारा खड़ा था 30, पेमेंट कितना किया? 40, एक्स्ट्रा कितना पे कर दे, तो अपने आप लॉस हो जाएगा। यहाँ लॉस के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑटो देखो एक एक करके मैं सुनते जाओ, अगर समझना चाहते हो तो अच्छी तरह समझो। बात है नहीं बेटा, मान लो कि मोबाइल है, तो मोबाइल को एंट्री क्या करो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल करोगे? हाँ या ना जल्दी बोलो। मान लो मेरा मोबाइल 38,000 का मान के लो है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल कितना बेटा? 38,000। लेकिन मैं अगर बेचने जाऊं तो क्या 38 मिलेगा? सवाल ही नहीं। 19,000 मान लो मिला, तो मेरे को कितने का नुकसान हुआ? कैसे पता चल गया? 38 माइनस 19 अपने आप लॉस को एडजस्ट कर देता है, उसके लिए हमको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। जो डिफरेंस फिगर होगा अपने आप होगा। अगर मैं 38 की जगह 40,000 मिलता तो मेरे को गेन हो जाता। तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी हमको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट अपने आप निकल जाता है। अभी क्लियर हो गया? अच्छी तरह समझ में आ रहा है? ट्रीटमेंट समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए होता है? इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस को संभालने के लिए हम IFR बना के रखते हैं। यानी IFR तभी होगा जब साथ में इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ या ना बोलो। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इन्वेस्टमेंट को क्लोज किए तो क्या एंट्री पास किए थे? फॉर क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने पास किया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इसके भी पर्पस को समझ लेना कि इससे क्या हुआ और कैसे हुआ ट्रीटमेंट। ये तो आपने किया था ऊपर में, हाँ या ना बोलो जल्दी से। IFR को एकदम लायबिलिटी की तरह क्लोज कर देना, कुछ नहीं करना। IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर इससे क्या हो जाएगा वो मैं अभी बताता हूं आपको। कुछ नहीं करना, IFR को लायबिलिटी की तरह लो और सीधा रियलाइजेशन से क्लोज कर दो। सर होगा क्या वो मैं अभी बात करता हूं कि उसके इंपैक्ट क्या होते हैं। देखो मेरे पास ये रियलाइजेशन अकाउंट है, और मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट जो था बेटा वो था 1 लाख रुपए का। हाँ या ना जल्दी बोलो बेटा। हाँ, मान लो मेरे पास IFR पहले से था 10,000 का,
यानी मैंने 1 लाख का खड़ा कर रखा, अब देखो आईएफआर क्रेडिट कर रहा हूं रियलाइजेशन में, यानी मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। प्रॉफिट बढ़ाएगा तो कैपिटल अपने आप ही बढ़ेगा, चीज तो वही का वही है। अब मान लो इन्वेस्टमेंट का अगेंस्ट मैंने 10,000 का प्रोटेक्शन लगा दिया। आईएफआर मतलब क्या, अगर फ्लक्चुएशन होगा तो हम अरेंज कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने तुमको 10,000 रुपए दिए, जेब में अपने भी तुम 3-4 हजार रुपए लेके चलते हो, कहीं कुछ फ्लक्चुएशन हुआ तो हम मैनेज कर लेंगे, बाद में सर से ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, उसके अगेंस्ट कितना मेरे फ्लक्चुएशन एडजस्ट किया 10। अब जो पैसा मिलेगा डिफरेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कुछ नहीं करना, आईएफआर में कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट क्लोज किया, आईएफआर क्लोज किया, काम खत्म। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलना होगा वो ले लेना, नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। क्लियर हो गया, इजी है। तो मैंने सारे रिजर्व ट्रीट कर लिए या कुछ बाकी है, सारे रिजर्व ट्रीट कर लिए, देख लो तो। इन्वेस्टमेंट को क्लोज करोगे, एंट्री रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट, आईएफआर क्लोज करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, झमेला ही खत्म। ये क्या है, प्रोटेक्शन ही तो है। 1 लाख के अगेंस्ट 10,000 आपने एडजस्ट कर दिया। अब अगर 90,000 भी मिला तो कोई नुकसान नहीं होगा उसके अकाउंट में, यही पर्पस, और कोई रीजन नहीं। अगर ये 10,000 नहीं होता और 90,000 मिलता तो 10,000 का लॉस हमको खाना पड़ता, यही है और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट वाइज सोचो तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अलग क्लोज करना है, आईएफआर अलग क्लोज करना है। ठीक वैसे ही क्लोज करना है आईएफआर को जैसे कि लायबिलिटी को क्लोज करते हो, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, लायबिलिटी साइड चेक करो क्या बाकी रह गया। अभी लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल ले लिया था, करंट अकाउंट बाकी रह गया। तो करंट अकाउंट को क्या करेंगे बेटा बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने पहले लिखा दिया तो मैं अब नहीं करा रहा हूं। WMCR हो गया, आईएफआर हो गया। अब कौन बची रह गया, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। ये दोनों आउटसाइडर लायबिलिटी है। इनसाइडर को हम लोग रियलाइजेशन के घर में नहीं घुसाते, पता है ना राज। हाँ, लोन फ्रॉम ए को हम लोग नहीं घुसाएंगे। क्या लोन फ्रॉम बीज वाइफ को घुसाएंगे? अरे अपना थोड़ी है, बीज वाइफ है तुम्हारी। हाँ, तो आउटसाइडर, फर्म के लिए आउटसाइडर हो गया ना बेटा। फर्म के लिए कौन हो गया बेटा, आउटसाइडर। आउटसाइडर को रियलाइजेशन में डालेंगे और डालते हैं हम लोग। क्या मीनिंग समझ में आ रहा ना? हाँ, लिख लो, नोट में लिख लो फिर। चलो आ जाओ नंबर 7, एंट्री नंबर 7। चलो एंट्री नंबर 7, पहले लायबिलिटी क्लोज करते हैं। तो लिखो ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज क्लोज्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे हिसाब से कंप्रेहेंसिव सारे चीज कवर्ड हो जाएंगे ना। चलो कौन कौन से लायबिलिटी, क्रेडिटर अकाउंट क्लोज होंगे। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज होंगे। अगर बैंक लोन हो तो बैंक लोन को भी क्लोज कर देना बेटा। दिया था मैंने बैंक लोन, नहीं भी दिया था तो क्लोज कर लेना टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये तो हम क्लोज करेंगे ही करेंगे। अब मुद्दा रह गया कि बी की पत्नी का लोन होगा, उसको क्लोज करे कि नहीं करे। तो बी की पत्नी पार्टनरशिप फर्म की है, बाहर की होगी, बाहर की, तो उनको भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और लिख नंबर 8, बीज वाइफ लोन कंसीडर्ड एज आउटसाइड लायबिलिटीज therefore transferred to realization account। ठीक है ना, therefore transferred to क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, बीज वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या मैं मानू, समझ में आ गया अच्छी तरह से या डाउट है, क्लियर है। अब अगला ट्रीटमेंट आते हैं बेटा, लोन का ट्रीटमेंट है बेटा। रियलाइजेशन का ही हम लोग कर रहे थे एंट्री नंबर ना। अब इसका नोट लिख लेना। नोट नंबर कितना है, नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व लास्ट लिखे थे हम, 6 था, ये नोट नंबर 7। एंट्री अलग लिख रहे बेटा और वो अलग लिख रहे हैं। रियलाइजेशन के लिए जाने एंट्री पास कर रहे हैं,
और बाकी के लिए नोट लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो जर्नल एंट्री जो मैंने पास किया था रियलाइजेशन के लिए अलग से पास किया, उसका नंबरिंग अलग किया था। देखो उसका कितना नंबर था लास्ट हम लोग किए थे, अच्छा एक ही किए थे क्या, तो फिर वो एंट्री नंबर 2 है बेटा, तुम नोट नंबर 7 बता दिया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताओ। यानी एंट्री नंबर 2 है और ये एंट्री नंबर 3 है। नोट समझ में आ गया ना, मेरा पॉइंट्स समझ में आ गया ना तुम लोग को। अब नोट नंबर 7 में आ रहे हैं, किसका ट्रीटमेंट करना हम लोग को, लोन फ्रॉम पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर पार्टनर ने मुझे लोन दिया है तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखो आईसी बोर्ड का जो गाइडलाइन है बेटा, जो अगर चाहे तो सीबीएसई बोर्ड भी फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ कर रहे हैं लोग। आईसी बोर्ड गाइडलाइन बोलता है कि लोन का जब भी ट्रीटमेंट करना, अगर लोन लेते हो, देते हो तो नहीं, लोन लेते हो तो सीधा बैंक के थ्रू एडजस्ट करना, ठीक है ना। तो लिख लो लोन फ्रॉम पार्टनर ऑलवेज एडजस्टेड थ्रू बैंक और कैश, है ना, बैंक से या कैश के थ्रू एडजस्ट करेंगे। और ये तो पता ही है कि लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, डोंट ट्रांसफर लोन फ्रॉम पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करो। ओपन सेपरेट लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। पार्टनर से जो लोन मिले ना बेटा, उसका आप अलग से अकाउंट खोल लो, ठीक है, क्या कर लो, खोल लो। कौन पार्टनर था बेटा लायबिलिटी में, मैंने जो लिखा था लोन फ्रॉम क्या था, लोन फ्रॉम, कितना लिख दिया यार, लोन फ्रॉम ए, और लिखो लोन फ्रॉम ए अकाउंट, आ जाओ, लोन फ्रॉम ए अकाउंट, लोन फ्रॉम ए अकाउंट खोल लोगे। मान लो बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ है, सपोज करो बेटा हम लोग 20,000 रुपया लोन लिए, इससे ए से, केस नंबर 1, ठीक है, सुन रहे हो। आईसी बोर्ड क्या बोल रहा है कि प्लीज इसको कैपिटल से एडजस्ट मत करना, हालांकि सीए में जाओगे बेटा तो उसको हम लोग को कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ता है, और वो लॉजिकल भी है, बट ये लोग बोल रहा है कि नहीं कैश एंड बैंक के थ्रू एडजस्ट करोगे, तो 20,000 का क्या करो, सीधा सीधा पेमेंट कर दोगे, यानी टू बैंक 20,000 रुपया पे कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। कितना पे कर दोगे, 20,000। जर्नल एंट्री क्या पास किए, लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। केस नंबर 2, लोन फ्रॉम ए, मान लो बेटा बाई बैलेंस बीडी हमारे पास 20,000 ही है, लिखते चले जाना बेटा, सारे फॉर्मेट कवर अप कर लेते हैं। अब ए से मैंने लोन लिया था और मैंने बोला कि 18,000 ही दूंगा, और उसने मान गया, तो मेरे लिए क्या है, फॉर्म के लिए क्या है, फायदा है, तो जो भी फायदा वो कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। ये फुल सेटलमेंट में पे किया बेटा 18,000, तो क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारे लिए क्या हो गया, जल्दी बोलो बेटा, 2,000 रुपए का गेन हो गया। क्या हो गया, जल्दी बोलो बेटा, 2,000 रुपीज का हमको गेन हो गया। एंट्री क्या पास की, लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड टू क्या, जल्दी बोलो बेटा, रियलाइजेशन, सीधा सीधा खत्म। केस नंबर 1 में सीधा पे कर दिए पैसा, और दूसरे में पे करते वक्त 18,000 ही पे किए, तो 2,000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 21,000 पे करें,
हो सकता है ब्याज के रूप में पे की हो, तो जो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा। आओ केस नंबर 3, लोन फ्रॉम ए अकाउंट बाई बैलेंस बीडी। मान लो बेटा 20,000 का लोन है। कितने का लोन है बेटा जल्दी बताओ, 20,000 का, लेकिन मैंने उसको पे किया बेटा 21,000 रुपया। यानी पे कितना करना था बेटा जल्दी बताओ, 20। पे कितना किया, तो मैंने जानबूझ के ऐसा फालतू पैसा तो नहीं फेंकूंगा बैठ करके। तो 1,000 रुपया मैंने क्या किस लिए दिया, कोई पर्पस होगा, ब्याज का हो सकता है। मेरे लिए क्या खर्चा, खर्चा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ ना, हाँ। केस नंबर 4, अब ये बताओ बेटा, मान लो मैं फर्म हूं और मैंने, राज मेरा पार्टनर है, उससे मैंने लोन लिया है। ठीक है, सुन रहे हो। अब लोन के बदले में राज बोलता है कि सर आपका मोबाइल मेरे को पसंद आ गया, आप अपना मोबाइल ही दे दो मेरे को। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? यानी पैसा नहीं लेना चाहता, क्या लेना चाहता, एसेट कोई लेना चाहता है। अब ध्यान से देखो, जितने भी एसेट थे उनको क्या किए थे आप, बैग में डाल दिए थे और उनका नाम क्या रख दिए थे। यानी अगर मैं लोन फ्रॉम मतलब राज के अगेंस्ट दूंगा तो मैं लोन फ्रॉम ए टू मोबाइल के बजाय क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, यस। तो अब इन काइंड में जब सेटल करेंगे तो सबका नाम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि उनका नाम मैंने क्या कर दिया, रियलाइजेशन। सबको पहले कहां डाल दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी सबको मैंने एक रूम में डाल दिया था, भाई तेरा सबका नाम अब क्या हो गया, रियलाइजेशन। यानी होली खेल रहे हो अगला, और एक तो कलर डाले और सबको उसी में डाल दिया अगला। अब सब एक ही कलर का दिख रहा है, पता नहीं चलता है ना। अगर सब लोग एक ही कलर में आओ तो देख के समझ में नहीं आता बंदा कौन है, होता है ऐसा। तो ये चीज है, आ जाओ बेटा, लोन फ्रॉम ए अकाउंट। मान लो बेटा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 20,000 का ही है। ठीक है, इसके बदले में, सुन रहे हो बेटा, बातें नहीं करो, इसके बदले में हमसे क्या लिया, इसके बदले में जो पार्टनरशिप का फर्म का प्रॉपर्टी वो लिया। अब वो मान लो एक पीएम को ले लिया, पीएम मतलब प्लांट एंड मशीनरी, जो 20,000 का ही था। तो अगर हम कैश देते तो लोन फ्रॉम बी ए टू कैश करते, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, पीएम दे रहे हैं। पीएम तो पीएम नहीं बोल सकते क्योंकि उसको हम कहां डाल दिए, तब उसका नाम पीएम नहीं, उसका नाम क्या है, तब क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये नोट करते रहना कि पीएम दिए, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या दिए, पीएम गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन। क्या इसको समझने में दिक्कत हो रहा है या आसान है, आसान है, गुड। अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, केस नंबर 5। फिर से लोन फ्रॉम ए, मान लो बाई बैलेंस बीडी 20,000 का है। ठीक है ना, मैंने क्या किया जानते हो, क्या किया इसके साथ, मैंने इसको प्लांट एंड मशीनरी 15,000 का पकड़ाया। कितने पकड़ाया, और ये मैंने जो दिया ना बेटा, गिवन इन फुल सेटलमेंट। हमने कहा कि 15,000 का प्लांट पकड़ो और जाओ मौज करो, इसके बाद मुंह दिखाने मत आना मेरे पास में, यानी आई मीन टू पैसा मांगने मत आना। तो मैंने 20 को कितने में सल्टा दिया, तो 5,000 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ध्यान से देखना, अब पीएम का नाम भी क्या है, रियलाइजेशन, और जो गेन हो रहा है वो भी क्या है, तो एंट्री क्या होगा, लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट। मैं 2 बार इसलिए कर रहा हूं समझने में सुविधा हो, नहीं तो अगर डायरेक्ट 20,000 कर दो फंस जाओगे। लिखो टू रियलाइजेशन 15,000, ये किस लिए किए, ये पीएम के लिए किए। ठीक है ना, पीएम मतलब प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान रखना। और टू रियलाइजेशन मैंने किस लिए किया, 5,000 किस लिए किया, गेन के लिए। देखिए बेटा आपके अधिकतर जर्नल एंट्रीज आएंगे
और जर्नल एंट्री बड़ा बारीकी से पूछ रहे हैं लोग। ऐसा मत सोचना कि हलवा दे दे रहा 6 नंबर का, एक भी हलवा नहीं दिया, मैंने देख लिया क्वेश्चन उसके एग्जाम में, जो दे रहा है हलवा नहीं दे रहा है। एक आध बार हलवा भी आ रहा है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस दे रहा है, तो इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते। क्लियर हो गया? क्या इसमें डाउट है? अब जैसे अगर वो आपके बुक में क्या करे, लोन फ्रॉम ए टू रियलाइजेशन करके छोड़ देगा तो समझने में दिक्कत होता है। अब तुम मैंने अलग अलग कर दिया, तो वो पता है कि 15,000 का 20,000 का लोन था, उसके बदले में 15,000 का पीएम दिया, और मैंने बोला मुंह मत दिखाना, यानी फुल सेटलमेंट में दिया, तो 5,000 मेरा क्या हो गया, गेन हो गया। गेन भी कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए एंट्री पास की, लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हुआ क्लियर? अब एक और ट्रीटमेंट, केस नंबर 6, लोन फ्रॉम ए अकाउंट। अब भाई ऐसा थोड़ी हो सकता कि हम ही चालाक होंगे, सुन रहे हो बेटा, ऐसा हो सकता कि हम ही चालाक होंगे कि राज भी चालाक हो सकता है, राज भी चालाक हो सकता है। मैंने उसको ऑफर किया प्लांट एंड मशीनरी 20,000 वाला, सर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो आपका लैपटॉप है ना सर, मस्त है सर। हम बोले तो बोले, हम तो बोले कि 30,000 का। सर आपका क्या है सर, 30,000 का एक लैपटॉप नहीं दे सकते सर, 20,000 तो मेरा बाकी था ही। हमने कहा ठीक है ले ले भाई। अब बताओ मेरा फायदा हुआ कि मेरा नुकसान? अब फायदा किसका हुआ? हाँ देखो दिमाग लगा दिया। अब भैया लैपटॉप का नाम लैपटॉप है कि रियलाइजेशन है, तो एंट्री क्या करोगे, लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लैपटॉप तो हम दिए 30,000 का ही ना बेटा, मेरे को नुकसान हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए, 10,000 के। अब देखो वो लोग डायरेक्ट एंट्री क्या कर देगा, लोन फ्रॉम ए टू रियलाइजेशन 20,000, तो फंस जाओगे। अब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि दिया था 30,000 का, लॉस खाया था क्या चीज का, यहां लिख लेना ताकि समझ में आएगा, ये लॉस है और ये तुम्हारा लैपटॉप है जिसका नाम हम रियलाइजेशन रख दिए थे। अब बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखना, यहां लिख देना इन फुल सेटलमेंट, मतलब ये पूरे सेटलमेंट के लिए हो रहा है, इसमें कोई लेन देन नहीं करना है। फुल सेटलमेंट समझे? यानी कि 30,000 का लैपटॉप ले रहा है, एक पैसा देने वाला नहीं है। राज बोल दिया कि सर आप क्या सर, हम बोले ठीक है, यानी देने की बात नहीं कर रहा है। ये दोनों सारे ट्रीटमेंट मैंने किस में किए, फुल सेटलमेंट में। लेकिन मैं भी ठहरा, आ जाओ, इसी के टीचर है ना बेटा, मैं तेरा गुरुजी हूं, आ जा भाई। लोन फ्रॉम ए अकाउंट, लोन फ्रॉम ए अकाउंट बाई बैलेंस बीडी, कितना बेटा जल्दी बताओ बेटा, 20,000। जैसे इसने बोला ना कि सर आप अपना लैपटॉप जो है ना सर बड़ा सुंदर है, हम बोले वो तो है, बोले 35,000 का जो लैपटॉप है ना आप दे दो और ये 20,000 रख लो। हम बोले हाँ हाँ ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 15,000 हाथ में दे दो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ, यानी कि मैंने लैपटॉप दिया लेकिन फुल सेटलमेंट में नहीं दिया, मैंने बोला डिफरेंस अमाउंट हमको दे दो। क्या ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो ट्रीटमेंट दो हो गए, एक फुल सेटलमेंट और एक बोले कि लेन देन कर लो, या फ्री का क्या बात होता है। तो मैंने किया टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया जल्दी बताओ, 35,000। यानी ये क्या चीज के लिए लिखा मैंने, लैपटॉप के लिए। अब यहां फुल सेटलमेंट की बात नहीं की गई है, इसका मतलब मैंने फोकट में देने के लिए एक पैसा का वादा नहीं किया। बोले क्या 15,000 दो तब लेके जाना लैपटॉप, नहीं तो रहने दो, 20,000 भी रहने दो, लैपटॉप भी रहने दो। तब उसको समझ में आया तो बड़ा तेज है, फिर 15,000 रुपए इसका दे ही देते हैं, तो इसने हमको दे दिया बाई बैंक 15,000। अब इससे अच्छा आपके लिए कोई लोन का ट्रीटमेंट आता नहीं है, बहुत हो गया, आपने लोन का ट्रीटमेंट पूरा सीख लिया। तो लोन टू पार्टनर का सीख लिया, लोन फ्रॉम पार्टनर का भी ट्रीटमेंट सीख लिया। अब बच गया क्या चीज, डिसोल्यूशन का खर्चा। आओ नोट नंबर कितना था ये, नोट नंबर 8, बस 7 ही पेज हुआ है, मुश्किल से 10 पेज में सब कुछ कवर्ड हो जाएगा तुम लोग का। ये तुम लोग के डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का लास्ट टॉपिक, हाँ खत्म। इसके बाद एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट का रहेगा, वो पहले कवर कर लेता हूं फिर करा लूंगा। नोट नंबर कौन सा बोलो बेटा, 8। उससे क्वेश्चन आता नहीं है तुम लोग के, लेकिन करवा लूंगा। नोट नंबर 8 आ जाओ बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ बस ये लास्ट ट्रीटमेंट फिनिश्ड, आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म खत्म।
क्योंकि अब सारे सम्स आपसे बनने लग जाएंगे अपने आप ही। ट्रीटमेंट आप क्या बोले बेटा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब क्या हो बेटा? फॉर्म को डिसॉल्व करना है। ये देखो फॉर्म है, तो फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, है ना बेटा? जितने भी प्रॉपर्टी हैं, यानी क्या क्या होंगे, पंखा होंगे, है ना? ये देखो भाई, तुम लोग ज्यादा सीरियसली मत लेना इसको, हाँ? क्या बोले बेटा? ठीक है ना? चलो हम सारा डब्बा में पैक कर देते हैं। सारे जो मशीन है बेटा डब्बे में पैक। आप बोलो ना, बोलो अब। सारा मशीन बेंच दुनिया सब डब्बा में पैक। अब बोलो। सारे डब्बा में पैक हो सकता, अलमीरा भी डब्बा में पैक कर दिया मैंने। ये सारे संपत्ति हैं, और सामने बाहर में लायबिलिटी के लिए लोग खड़े हैं, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, ठीक है ना? सब खड़े। अब एक मिनट, तो इसमें करना क्या बेटा? संपत्ति को धीरे धीरे उठा उठा के बेचना है और लायबिलिटी चुकाना है। अब ये काम कौन कर सकता है? अगर पार्टनर राज है इसके अंदर, मयंक है और प्रारंभ, अगर ये तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना, तो इसमें से तीनों में से कोई एक कर सकता है। और अगर राज बोला कि ठीक है हम कर देते हैं, तो मयंक बोलता हम काहे नहीं कर सकते हैं, प्रारंभ बोलता हम काहे नहीं कर सकते। अब तीनों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, तो उस केस में किसी चौथे को अपॉइंट करना पड़ सकता है। यानी मान लो रोहन को इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया, डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए रोहन को अपॉइंट कर दिया गया, तो क्या ये फ्री में काम करे, पैसा लेगा? पैसा लेगा। तो दो तरीके हो गए, एक आप बाहर से किसी को अपॉइंट कर लो, या अपने घर के पार्टनर को अपॉइंट कर लो जो सारा काम निपटाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला कि डिसोल्यूशन का खर्चा जो होगा वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बताओ? पार्टनर का होना चाहिए, फॉर्म का ना बेटा। देखो क्या बोले बेटा, बात एक ही हुआ। हाँ जाओ। इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, बातें नहीं बेटा, इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड क्या, फॉर्म। अब तुम बोल रहे हो बात एक ही है, तो अब आओ तुम्हारा बात बदलते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म। ठीक है ना बेटा? कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बोलो? कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग है, ठीक है ना? ये रियलिटी ये जरूर है कि पार्टनरशिप में लीगल एंटिटी नहीं है, बट अकाउंटिंग करते वक्त सेपरेट एंटिटी को फॉलो करते हैं। तो ये खर्चा किसका, फॉर्म का है या किसी पर्टिकुलर पार्टनर का है? फॉर्म का है। तो लिखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस is the responsibility of dissolution expense is the responsibility of, बताओ किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर्म का, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक्टिविटी किसके लिए, फॉर्म के लिए हो रहा है, इसलिए एंट्री क्या करेंगे, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलेगा इसको, या इसको क्या बोलेगा बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक ही बात है। एक ही बात है। एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये खर्चा हमेशा किसका होगा, फर्म का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ या ना? अब जैसे जो टूर्नामेंट जो भी हो रहा है, खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मेरी है, ठीक है ना? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा बताओ, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब मान लो बेटा, चलो प्रैक्टिकल करते हैं राज। हाँ, अब ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीके कोचिंग सेंटर, राइट? आई मीन टू से डीकेपी, क्लियर? तो अगर मैं खुद खर्चा करता हूं,
तो कोई एहसान करो, मेरा ही तो जिम्मेवारी है, करना ही चाहिए। अगर राज कर ले तो छोड़ देगा कि लेगा? और उस दिन किए तो दे दीजिए, पहले निकालिए, 2 रुपया लगा था मेरा, चाय पिए थे उसका दे दीजिए। एग्रीड, राइट? तो अब यहां ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन का खर्चा किसका दायित्व है? फॉर्म का। दिया मान लो कौन है? राज। तो राज जब देगा तो क्या छोड़ देगा या पैसा हमसे लेगा? अगर मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो खर्चा तो मेरा ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा, बट क्रेडिट किसको करूंगा? राज को करूंगा। लिखो, इफ realization expenses incurred by राज। राज कौन है बेटा? पार्टनर। एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा क्या? राज कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना, जल्दी बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, राज कैपिटल अकाउंट। और क्या करना है? अगर राज ने खर्चा किया तो रियलाइजेशन टू राज कैपिटल, और अगर हम पेमेंट कर दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब मान लो अभी तक जो कर रहा था कोई बाहर वाला था जिसको हम लोग ये पेमेंट कर रहे थे, और इसने भी पे कर दिया था। इस बार बैंक ने और क्या नाम है, कौन तीसरा पार्टनर, प्रारंभ ने भरोसा दिखाया किसके ऊपर? राज के ऊपर, कि छोड़ ना यार, फालतू बाहर खर्चा करना पड़ता है, अपना भाई कमाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, तू कमा करके हम लोग खिला देना, एक तो पिज्जा ही खिला देना, क्या दिक्कत है? ये तो पिज्जा भी नहीं खिलाएगा, डैश डैश, राइट ना? चलो आ जाते पॉइंट्स पे। इन लोगों ने क्या कर दिया? किसको बना दिया लिक्विडेटर? राज को बना दिया। लिखो, राज। नाम अच्छा लगता है ना, राज? हाँ, राज पार्टनर अपॉइंटेड एज, हाँ भाई वो एक मूवी कौन सा था यार? हाँ राज, हाँ हाँ, अरे डीडीएल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना? राज और सिमरन, है ना? राज पार्टनर अपॉइंटेड एज, राज पार्टनर अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। अब एक एक करके, 1 मिनट। मतलब राज को हम लोग लिक्विडेटर अपॉइंट कर दी। लिक्विडेटर आई मीन टू से जो बेचेगा और क्या नाम है, पेमेंट करेगा। अब देखो इसके अंदर 2 बातें, उसको सुनना, बातें नहीं करो। पहला ये कि इसका रेम्युनरेशन तय किया जाएगा, तो रेम्युनरेशन तो इसको मिलेगा ही, एक। दूसरा, अगर कोई खर्चा करेगा तो राज मेरे से वसूल करेगा। इसके अंदर 2 बातें, ध्यान देना। ये जो काम करना, खरीदना और बेचना, उसका पैसा ले रहा है, जिसको बोलते हैं हम क्या? रेम्युनरेशन। अब बच्चों के माइंड में गलती कहां होता है वो ध्यान देना। तुमको ये लगता है कि राज को रेम्युनरेशन मैंने दे दिया, मैंने सारा खर्चा राज का, ऐसा नहीं है। राज का सिर्फ एक काम करेगा, बेचेगा प्रॉपर्टी को, किसी का पैसा चुकाएगा, इस सर्विस के लिए पैसा ले रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेम्युनरेशन इज। अब जो भी खर्चे होंगे डिसोल्यूशन के, उस खर्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल अभी किसका है? फर्म का ही। ठीक है ना? बोलो, क्योंकि वो पैसा किस बात का ले रहा है? सर्विस चार्जेस का, राइट ना? लिख, फॉर रेम्युनरेशन टू पार्टनर। हाँ, अब बता रहा हूं, फॉर रेम्युनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन पर्पस। यानी हमको ये पैसा देना है। बेटा ये बताओ, ये जो रेम्युनरेशन मुझे देना पड़ेगा, यानी फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन अभी हम राज को दिए नहीं है, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। एंट्री क्या पास करूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री पास किए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल। अच्छी तरह क्लियर हो रहा है? डाउट है? क्लियर है? किसको रेम्युनरेशन दिया हम लोग? राज को। तो एंट्री क्या? रियलाइजेशन टू राज कैपिटल। अब ध्यान देना, रेम्युनरेशन का पेमेंट का मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आ गया? राज का आ गया, क्योंकि रेम्युनरेशन किस लिए दिया था? सर्विस के लिए। लिख लो यहां पर नोट, रेम्युनरेशन
टू पार्टनर, पार्टनर कौन है बेटा? राज ना। अलाउड फॉर हिज सर्विस, उसके सर्विस के लिए उसको रेम्युनरेशन अलाउ किया गया। ठीक है ना? किसके लिए बोले बेटा? सर्विस। सर्विस में क्या है? सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है ना? इसके लिए पैसा मिलता है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि रेम्युनरेशन अलाउ करने का मतलब खर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी राज के ऊपर नहीं आएगा। इफ फॉर्म इज अलाउइंग रेम्युनरेशन, फॉर्म इज अलाउइंग रेम्युनरेशन, it does not mean that responsibility for dissolution expenses is on राज। राज यहां कौन है बेटा? पार्टनर, जिसको हम लोगों ने लिक्विडेटर के रूप में अपॉइंट किया था। ठीक है ना? ध्यान देना। अब रह गया अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो समझना है। मैंने राज को रेम्युनरेशन अलाउ किया, किस लिए? एसेट बेचने के लिए, लायबिलिटी चुकाने के लिए, राइट ना? लेकिन मैंने राज को बोला कि ये लो 20,000 रुपया, सारा सर्विस तुम्हारा और जो भी खर्चा लगेगा वो तुम समझना। तो उस केस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर है ना? यानी अगर मान लो मैं किसी मिस्त्री से काम के लिए बुलाया फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, तो पहला हो गया कि मैंने फर्नीचर बनाने के लिए बुलाया और उसको मैंने तय कर दिया कि तुमको 5,000 रुपया दूंगा। इसका मतलब ये नहीं हो कि फर्नीचर सामान वो खरीद के लाएगा, वो किसको खरीद के देना पड़ेगा? मेरे को ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर उसको 20,000 का ठेका दे दिया और बोला सारा खर्चा तुम्हारा, तो उस केस में उसका खर्चा होगा। तो यानी कि एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी जब मैं बोलूंगा एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट वन। इफ एज पर एग्रीमेंट राज पार्टनर will receive remuneration and at the same time he will bear the dissolution expenses। ठीक है? तो उस केस में राज रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है? क्लियर है? तो मैंने मुद्दे पूरे परफेक्टली क्लियर कर दिए। इसमें कोई डाउट्स है? एक काम करते हैं, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस को लेकर के एक सम सी है, उसको ही कवर अप कर लेते हैं, तो सारे चीज हो जाएंगे। तुम लोग सेट्स मिले हैं ना सबको? हाँ, सेट एक बार खोलो। आज एक सेट मिला है, उसमें केवल रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर है। हाँ जो बेटा सम नंबर 6 देखना एक बार। गगन, सुदन, मदन, ये 3 पार्टनर हैं, आपको जर्नल एंट्री पास करने हैं। बताओ बेटा, पहला रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 है, जर्नल एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आओ लिखते जाते हैं हम लोग 6 का रोमन 1। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो कराते जा रहे। रियलाइजेशन टू बैंक, तुम लोग के अधिकतर जर्नल एंट्रीज अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रुपीज कितना? 10,000। रियलाइजेशन टू बैंक रुपीज 10,000। लिख लिए? हाँ लिख लो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसका दायित्व होता है?
फर्म का, तो पेड कर दिया, कुछ बोला ही नहीं था, पे कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिख लिए। नंबर 2 देखो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹5,000 पेड बाय गगन। गगन ए पार्टनर वाज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। एक एक करके ध्यान से देखना बेटा, सुनो, अब तुम लोग इधर उधर मत करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पेड किया? गगन ने, यानी मेरे केस में किसने पेड किया? राज ने। और लिखा है कि गगन यानी राज ए पार्टनर वाज टू बियर दीज एक्सपेंसेस, यानी कि राज का ड्यूटी था कि वो पे करे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बोल दिया था कि रेम्युनरेशन लो, अब सारा खर्चा जिम्मा किसका? तुम्हारा। अब ध्यान से देखो बेटा, सुनो बेटा ध्यान से एक एक करके। मान लो, तुम लोग इधर उधर मत, पहले फोकस कर लो, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। मान लो मैंने तुमको 20,000 का ठेका दे दिया और मैंने बोला सारा खर्चा तुम्हारा, तो एंट्री क्या हुआ? रियलाइजेशन टू राज कैपिटल, तुम दे दिए। अब तुमने कोई खर्चा लगा 2,000 का, तुमने कर दिया, तो क्या मेरे से मांगोगे? तो कोई एंट्री मैं पास करूं कि ना करूं? नहीं, तो इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है क्लियरली, गगन जो पार्टनर है, बियर, बियर मतलब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए हम इसका कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो रोमन 2 में लिखो नो एंट्री, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? गगन का ही था। ठीक है। सुदन अ पार्टनर टूक ए मशीन फॉर ₹20,000। डिजोल्यूशन का खर्चा पे नहीं है, मैंने डेडिकेटेड बनाया था यार। है कोई सम्स देखो तो जिसमें डेडिकेटेड सम्स हो, खाली रियलाइजेशन का खर्चा ही हो बस, और कुछ ना। हाँ ये रहा, ये रहा, नहीं तो फिर बार बार मजा नहीं आएगा, एक ही में सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। आ जाओ नंबर 10 कर लेना बेटा, उसमें एक ही एंट्री था। नंबर 10 रियलाइजेशन एक्सपेंस है बेटा 9,000, बोलो जर्नल एंट्री। इसको बाद में कर लेंगे, 6 नंबर बाद में कराएंगे, पहले इसको हम डेडिकेटेड सम्स कवर कर लेते हैं। नंबर 10 इसका रियलाइजेशन टू बैंक ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले मैं इसका डेडिकेटेड सम्स करा लेता हूं, इसके बाद मैं सारे सम्स करा दूंगा आप लोग को। रियलाइजेशन टू बैंक 9,000, क्लियर है? जल्दी बोलो। अच्छा दूसरा बताओ, डिजोल्यूशन एक्सपेंस वेयर ₹6,000 विच वेर पेड बाय जय पार्टनर। ध्यान से देखना एक एक करके। डिजोल्यूशन एक्सपेंस का दायित्व किसका है? जय का कि फर्म का? ऑलवेज बाय डिफॉल्ट ड्यूटी किसका होता है? फर्म का। पे किसने किया? तो क्या किया? मेरे ऊपर एहसान नहीं किया, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो बोला थैंक यू से क्या होगा? पैसा दो। खर्चा किसका है? मेरा। जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल। आओ लिखो रोमन 2, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मान लो कोई 1,00,000 रुपए का मतलब सामान दिया जाए और तुम थैंक यू बोल के विदा कर दो, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल, इसमें कितना पैसा था देखो तो बेटा 6,000। मान लो एक बार मान भी गया जाए, अगली बार बोलेगे ना सर पैसा नहीं मेरे पास अभी, वो तो आप दे दीजिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नंबर 3 देखो, भव्य वाज टू गेट रेम्युनरेशन ऑफ 15,000, यानी कि लिक्विडेटर किसको अपॉइंट किए? भव्य को। एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल टू ओवरसी द डिजोल्यूशन। ओवरसी मतलब डिजोल्यूशन का सारा काम देखेगा। और खर्चा 20,000 लगा। बोलो बेटा कि बाय डिफॉल्ट 20,000 खर्चा किसका है? फर्म का। तो अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है भाई, नजर रखना। नजर रखना मतलब बेचना और पैसा चुकाना, बाकी खर्चे का जिम्मा मैंने तुमको दिया नहीं है। तो एंट्री क्या होगा? पहला रियलाइजेशन टू भव्य कैपिटल 15,000 एंड रियलाइजेशन टू बैंक कितना होगा? 20,000। आओ कर लेते हैं रोमन 3। रोमन 3 का ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल 15,000 और बी नंबर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बेटा क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ ना, 15 नहीं 10 है ना बेटा? कितना है बोला? 20 है, सॉरी 20,000। क्या इसमें कोई डाउट है या क्लियर है? जल्दी बोलो। भव्य क्लियर है? क्लियर है?
यही समझा रहे थे, तब से सुन नहीं रही थी। क्या लिखा है? रेम्युनरेशन दे रहे 15। रेम्युनरेशन किस लिए देते? अभी मेरे को पढ़ा रहे हम तुमको, 1 मिनट में पढ़ा रहे तुमको, तो फीस क्या बात का देती हो? पढ़ाने का। क्या कॉपी भी दें अपने तरफ से? तुम्हारा आने जाने का खर्चा भी दें? नहीं ना। हाँ दे सकते हैं। कब? अगर तुम्हारे पापा से मेरा एग्रीमेंट हो जाए कि पढ़ाने का भी काम आपका, खिलाने का भी काम आपका, रखने का भी काम आपका, सारा काम आपका, ये बोलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। यानी भव्य का ड्यूटी इतना ही है, क्या करेगा? सारा संपत्ति बेचेगा और पैसा चुकाएगा। क्या नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन क्यों? क्या कंफ्यूजन है? पढ़ो। भव्य को क्या चीज का रेम्युनरेशन दे रहा है? डिजोल्यूशन का देख रेख करने का। ये थोड़ी बोला कि हम डिजोल्यूशन का खर्चा करेंगे, तो डिजोल्यूशन खर्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? वो तो मेरा ही है। नहीं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में हम बुला रहे तुमको कि आओ आप पार्ट ले लो, तो क्रिकेट टूर्नामेंट का खर्चा मेरा। अब तुमको घर से तुम्हारा वहां आने का वो खर्चा थोड़ी मेरा। मेरा नहीं, वो मेरा नहीं। उसी तरह से भव्य का ड्यूटी क्या है? अच्छे दाम में एसेट को बिकवा देगा और कम से कम दाम में लायबिलिटी को चुकवा देगा। इसलिए हम भव्य को रखे हैं, उसी बात का हम उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं। तो खर्चा थोड़ी मेंटेन करेगा। खर्चा कब मेंटेन करेगा? जब उसमें लिखा होगा कि तुमको खर्चा इसी में मेंटेन करना है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था मेगा अभी। एक कारपेंटर को मैंने रखा, पहला शर्त यह था कि भाई तुमको 5,000 रुपया मजदूरी देंगे, सामान हम खरीद के देंगे। तो मजदूरी लेगा, सामान का थोड़ी पैसा देगा। और दूसरा तरीका मैंने ये रखा कि नहीं, तुमको सारा काम करना, 20,000 रुपया ले लो, तब खर्चा भी उसी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमको बोलना पड़ेगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्या बड़े को सीधा ठेका दे देते हो या काम पैसे रखते हो और मजदूरी देते हो? मजदूरी देते। तो अभी हम भव्य को मजदूरी दे रहे हैं। भव्य को हम ये नहीं बोले कि मजदूरी के साथ साथ तुम्हारा खर्चा भी तुम्ही को मेंटेन करना है। क्लियर हो गया? यानी ये नहीं बोले मजदूरी इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस, हमने बोला मजदूरी, बाकी खर्चा मेरा। हो गया? चला जाओ। एंट्री क्या पास की है? ये क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। नंबर 4, मेगा वाज टू गेट ₹30,000। अब देखो, पढ़ो। मेगा वाज टू गेट 30,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस टू कैरी आउट द डिलीशन ऑफ फर्म। यानी अब तुमको सारा ठेका दे दिया। बोले भाई बड़े का काम भी तुम करो और जो सामान लेके आओगी खर्चा भी तुम्हारा। मैं सीधा सीधा तुमको 30,000 रुपया दे रहा हूं। अब अगर तुम कोई खर्चा करोगी तो हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मेगाज कैपिटल। नंबर 4। क्या नहीं समझ में आया? ये आया? आया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मेगाज कैपिटल 30,000। अब जो मेगा खर्चा किए बेटा, कितना खर्चा किए देखो तो बेटा ध्यान से। 16,000 किए ना? क्या मेरे ऊपर एहसान की है? वो तो पैसा ले चुकी है, हम उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसका ड्यूटी। किसका ड्यूटी? मेगा का ड्यूटी। क्या ये आसान लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? आसान है। चलो नेक्स्ट, नंबर 5। राशि वाज टू गेट ₹11,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी मैंने राशि को ठेका कैसा दिया है? बोलो। सब कुछ। यानी उसमें मैंने उसको रेम्युनरेशन दे दिया और उसके साथ साथ बोला कि भाई आपको सारा काम खुद करना होगा। यानी खर्चा भी किसको करना होगा? बोल क्यों नहीं जा रहा है यार? एक मिनट। पानी। हाँ, राशि वाज टू गेट 11,000। रेम्युनरेशन कितना देना था राशि को? बोलो बेटा 11,000। जनरेंट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशि कैपिटल। आगे लेकिन क्या बोला है? डिसोल्यूशन का खर्चा 15,000 कौन पेड किया? फर्म। बताओ बेटा पे किसको करना था? पे किसने किया? तो फर्म क्या करे? छोड़ देगा? मतलब हम रेम्युनरेशन राज को दे चुके हैं और खर्चा भी हम ही करेंगे, छोड़ देंगे, पूजा करेंगे। भैया पैसा दिए तो दे देना तुम मेरा, राइट? हम क्या करेंगे? राज को डेबिट करेंगे। यानी इस केस में हम क्या करेंगे? उसके लिए राशि को डेबिट करेंगे। आओ करते हैं पहले। पहला एंट्री नंबर 5 का ये 5 का ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशि कैपिटल। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर मैंने क्या प्रस्ताव रखा था? कंडीशन क्या रखा था? मैंने रखा था कि देखो राशि, ये तुम्हारा रेम्युनरेशन भी है। क्या है? जल्दी बोलो। रेम्युनरेशन भी है और साथ में सारा खर्चा भी तुम्हारा जिम्मा। कितना? 11 था ना बेटा?
11,000 था। 11,000 के अंदर खर्चा वर्चा सब तुम जानो, हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इनसे खर्चा हो गया 15,000। अब ये खर्चा किसका दायित्व है? राशि का। पेड किसने किया? मैंने। तो क्या मैं छोड़ दूंगा? मैं पूरा पैसा वसूल करूंगा। किससे? जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? राशि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। राशि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब कोई बड़ा ही ठेका लेता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अगर मान लो बेटा मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया होता, जैसे बाहर फर्नीचर जो बना मेरा, मैंने क्या किया था, सामान का खुद लिया था और मजदूरी उसको रखा था, बहुत महंगा पड़ गया। मतलब अगर मैं सीधा सीधा ठेका पे लिखा होता तो मेरा पैसा एग्जैक्टली हाफ लगता, मेरा पैसा डबल लग गया। क्यों? क्योंकि सामान किसको लेके आना था? मेरे को खरीद के लाना था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना बोलो बेटा, जल्दी बताओ। रियलाइजेशन नहीं, क्या था बेटा? राशि कैपिटल ना। राशि कैपिटल टू बैंक कितना था बेटा? 15,000 रुपया। यानी मैंने राशि से 15,000 रुपया क्या कर लिया? वसूल कर लिया। यानी 11,000 मैंने दे दिया था और मैंने बोला था कि राशि तुम्हारा सारा खर्चा सब कुछ तुम्हारा जिम्मेवारी। लेकिन मैंने पैसा पे किया तो मैं क्या करूंगा? राशि से बाद में पैसा रिकवर कर लूंगा। तो एंट्री क्या किया? राशि कैपिटल टू बैंक। क्लियर है? नंबर 6 देखो, मयंक को 13,000 रेम्युनरेशन और डिजोल्यूशन एक्सपेंस आप रुपए 16,000 मिलना है। देखो क्लियर लिखा है। रेम्युनरेशन के लिए कितना? मयंक सुन रहा है? रेम्युनरेशन के रूप में 13,000 और 16,000 और डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए तुम बात कर लियो, तो इसको कितना मिलना चाहिए? 16 और 13 कितना? 29,000 ना बेटा। 13,000 रुपया इसने क्लियर कर दिया कि सर मेरा रेम्युनरेशन 13, खर्चा का 16, टोटल 29 आप दे दो, इसके बाद सारा ड्यूटी मेरा। हम बोले ठीक है। बाद में खर्चा कितना? 21,000 रुपया। और कौन पेड किया? मैं। तो क्या मेरे कुछ करना है? उसका ड्यूटी था। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मैन कैपिटल 29,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मयंक्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना अमाउंट? 29,000। क्लियर है ये? हाँ। और बी नंबर कोई एंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ने खर्चा करके एहसान नहीं किया, उसके लिए मैंने ऑलरेडी पैसा दे दिया। अगला नंबर 7, प्रतीक वाज टू गेट 12,000 एज रेम्युनरेशन। क्लियर है? रियलाइजेशन टू प्रतीक कैपिटल। एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंस 13,000 टू कैरी आउट डिजोल्यूशन। ये भी देना पड़ेगा हमको, बोल के रख रहा है। और डिजोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 है जो पेड कौन किया? फर्म। तो क्या फर्म को पेड करना चाहिए प्रतीक को? तो हम प्रतीक से पैसा क्या करेंगे? वसूल करेंगे। आ जाओ नंबर 7, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। 12 और 13 25,000। गुड। अब जो खर्चा करना था नियम से, वो किसको करना चाहिए था? प्रतीक को। किया किसने? मैंने। एंट्री क्या करूंगा? प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मुझे वसूली करना पड़ेगा। प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दिया मैंने? 10,000। क्लियर हो रहा है? बोलो बेटा। नेक्स्ट नंबर 8 देखो, प्रिया को 15,000 रेम्युनरेशन के लिए, डिजोल्यूशन के लिए 25,000। सुन रहा बेटा? प्रिया को 15,000 रेम्युनरेशन के रूप में 25,000 डिजोल्यूशन के लिए, तो कुल मिला कितना मिलना है? 40,000। पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो एंट्री क्या होना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियाज कैपिटल, नंबर 8। प्रियाज कैपिटल ना बेटा। कितना टोटल मांगी है? 40,000 दोनों मिला के ना। ए नंबर। इसके बाद क्या ली है अगला? सी एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यूड रुपीज 11,000। मतलब कि जो टोटल हमको 40,000 देना था उसमें से 11,000 का फर्नीचर लिए। एंट्री क्या करेंगे? घर लेके जा रही है। प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्नीचर तो क्रेडिट कर नहीं सकते, क्या करेंगे? रियलाइजेशन।
प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए? 11,000। क्या चीज करे? कर सकते हो, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, समझना आसान होगा ना, ऐसे समझो कैसे, है ना। अगला पॉइंट, वैभव वाज टू गेट 20,000 एज रेम्युनरेशन एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ ₹25,000 टू कैरी आउट द डिजोल्यूशन। टोटल कितना मिलना बेटा? 45,000 रुपया। अब इसने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर लिया, तो बोले एंट्री नहीं पास करे, फंस जाओगे वहां, या समझो कैसे। वो तो बुक वाला कुछ भी कर सकता है, बट तुमको समझ में आना चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे। नो एंट्री लिखना तो सभी को आता है, नेट करना तो सभी को आता है। तो पहला चीज क्या बेटा, 20,000 रेम्युनरेशन मिलना था, 25,000 उसको खर्चे के लिए, तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वैभव्स कैपिटल। कितना अमाउंट है जल्दी बताओ? 45,000 रुपया टोटल मिलना चाहिए, 45,000 रुपया मिल गया। अब बताओ बेटा, बी नंबर जो एंट्री है वो देखो, उसके लिए पीएम को एक्सेप्ट कर लिया उसने। किसको एक्सेप्ट किया? प्लांट एंड मशीनरी को। किसको एक्सेप्ट किया बेटा बोलो? तो एक्सेप्ट किसने किया? वैभव ने। जर्नल क्या होगा? वैभव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसका फायदा क्या वो देखो, अब मैं बोल देता इसका एंट्री मत पास करो तो भी हो जाता, लेकिन हवा हो जाता, कुछ समझ में नहीं आते क्या हो गया। लेकिन आप जब कर लिए तो अब तुमको दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया। तो इस चीज को समझ आपकी गहरी हो जाएगी, ऐसे फिर याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इजी हुआ? अब देखो, रियलाइजेशन का जो डिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए। अब डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो बचा है, जो टिपिकल है लोन के ट्रीटमेंट में और डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए, उसके लिए मैंने डिटेल में कर लिया हम लोग, तो कहीं कोई दिक्कत अब